तो देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा, 11वां। कहाँ चला गया मार्कर, ये तो NCERT मैथ क्लास 11th चैप्टर 4 मिसलिनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 नंबर क्वेश्चन में ये दिया है अल्फ़ा इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, अल्फ़ा और बीटा भिन्न भिन्न कॉम्प्लेक्स नंबर हों, समित संख्याएं हों। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर डिफरेंट, भिन्न भिन्न समित संख्याएं हों, डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर जहाँ विथ मॉड ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1, जहाँ बीटा का मापांक 1 दिया है। देन प्रूव दैट, देन फाइंड आपको क्या निकालना है, बीटा माइनस अल्फ़ा अपान 1 माइनस अल्फ़ा का बार बीटा, 1 माइनस अल्फ़ा का बार बीटा। ठीक है, इसका मॉड निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें, इसका मान निकालने के लिए अल्फ़ा का बार बीटा, इसमें कुछ रिजल्ट की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मान लो आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, तो z इज इक्वल टू एस प्लस आयोटा वाई। तो z का मॉडुलस जब निकालते हो तो अंडर रूट क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। अब z का कॉन्जुगेट निकाल लो तो क्या आएगा, s माइनस आयोटा वाई। तो z के कॉन्जुगेट का मान निकालोगे तब भी आएगा वही एक्स स्क्वायर और ये माइनस वाई का स्क्वायर। तो z के कॉन्जुगेट का मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, इक्वेशन सेकंड। तो फ्राम फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिल जाएगा, z का मॉडुलस बराबर z के कॉन्जुगेट का मॉडुलस, z का मॉडुलस z के कॉन्जुगेट के मॉडुलस के बराबर होता है। एक फार्मूला आ गया एक तरह से यहाँ से। ठीक है, ये फार्मूले का हम यूज करेंगे क्वेश्चन में। दूसरा क्या होता है, ये पहला रिजल्ट। फिर दूसरा रिजल्ट क्या है, प्रूव दैट, ये है कि z और z का कॉन्जुगेट बराबर होता है मॉड ऑफ z का स्क्वायर। z और z का कॉन्जुगेट बराबर होता है मॉड ऑफ z का स्क्वायर। कैसे होता है, लेट z इज इक्वल टू, हम मान लिए क्या, s प्लस आयोटा वाई। तो z का कॉन्जुगेट क्या होगा, s माइनस आयोटा वाई। तो z और z का कॉन्जुगेट दोनों को मल्टीप्लाई करो तो s प्लस आयोटा वाई और s माइनस आयोटा वाई ये होगा। तो z और z का कॉन्जुगेट तो s का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो z और z का कॉन्जुगेट तो s स्क्वायर माइनस 1 ये वाई स्क्वायर। तो z और z का कॉन्जुगेट तो क्या होगा, s स्क्वायर ये वाई स्क्वायर। और z और z का कॉन्जुगेट तो इसको अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, और रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या है, मॉड ऑफ z। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ z का स्क्वायर। तो प्रूफ तो हो गया कि z और z का कॉन्जुगेट बराबर मॉड ऑफ z का स्क्वायर। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर रूट में है तो रूट हटाना है तो दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, मॉड ऑफ z का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। या कि इधर रूट लगा है तो ऐसे भी जानते हो मॉड ऑफ z कर दिए, स्क्वायर तो लगा ही। ठीक है ना, तो ये आ गया z और z का कॉन्जुगेट किसके बराबर होता है, मॉड ऑफ z के स्क्वायर। तो कहीं भी z और z का कॉन्जुगेट रहेगा तो मॉड ऑफ z का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, अब एक और रिजल्ट की ज़रूरत है। यहाँ पे एक रिजल्ट इसकी ज़रूरत है कि कहीं भी z1 का कॉन्जुगेट माइनस z2 का कॉन्जुगेट है। जैसे लिखा है z1 का कॉन्जुगेट z2 का कॉन्जुगेट, इसको लिख सकते हैं z1 माइनस z2 का होल कॉन्जुगेट, z1 माइनस z2 का होल कॉन्जुगेट। ठीक है, अब यदि मान लो क्या लिखा है, z1 अपान z2 का मॉड लिखा है, तो यहाँ z1 का मॉड अलग कर सकते हो, z2 का मॉड अलग कर सकते हो। ठीक है, और यदि मान लो क्या है z1 का
आपको ये पता है कि Z1 का मॉडुलस और Z1 के कॉन्जुगेट का मॉडुलस सेम है, अभी दिखाए हैं ये। तो Z1 माइनस Z2 के माड का कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा? Z1 माइनस Z2 के माड के बराबर ही होगा कि नहीं? अब ये बताए ना है, Z1 के कॉन्जुगेट का माड Z के कॉन्जुगेट के बराबर ही होता है। इसी प्रकार Z1 माइनस Z2 के कॉन्जुगेट का माड Z1 माइनस Z2 के माड के बराबर ही होगा। ठीक है, तो ये दूसरा फार्मूला हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये क्या हो गया? चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, ये वाला ये पांचवा हो गया। ठीक है, इसको तो लिख ही चुके हैं, ये दूसरा। ठीक है, तो ये आ गया रिजल्ट फाइनल। इसके बाद ये लिख दिए, तो ये सब लिख लो। और फिर यहाँ क्वेश्चन में आते हैं पहले। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखो यहाँ बीटा है ना, तो ये भी जानते हो कि Z1 और Z1 का कॉन्जुगेट तो हो जाए मॉड ऑफ Z का स्क्वायर। तो यहाँ पे बीटा है, यदि बीटा का कॉन्जुगेट आ जाए तो बीटा का कॉन्जुगेट मिलकर मॉड ऑफ बीटा का स्क्वायर हो जाएगा। और मॉड ऑफ बीटा के स्क्वायर की वैल्यू 1 पता है, इसलिए यहाँ बीटा के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है डिनोमिनेटर में। तो जब डिनोमिनेटर में बीटा के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, नहीं अन्याय होगा। ठीक है ना, ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसी को क्या लिख सकते हैं? लिखते हैं बीटा माइनस अल्फ़ा अपान क्या है? 1 माइनस अल्फ़ा का कॉन्जुगेट, ये बीटा, तो बीटा के कॉन्जुगेट को ऊपर मल्टीप्लाई किए, नीचे भी और ऊपर भी बीटा के कॉन्जुगेट का, फिर मॉड लगा दिए। इसको एक बार लिख लेते हैं फिर करते हैं। बीटा माइनस अल्फ़ा अपान 1 माइनस अल्फ़ा बार, ये बीटा का मॉड। अब अगले स्टेप में बीटा माइनस अल्फ़ा, और यहाँ पे क्या किए? बीटा के कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई अपान 1 माइनस अल्फ़ा बार, और ये बीटा के कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई, ऐसे, और ये मॉड रहेगा ही। ठीक है ना, बीटा के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई कर दे ऊपर नीचे। ठीक है, अब क्या कर देंगे? इसको क्या करेंगे? अलग अलग मॉड लगा देते हैं। तो बीटा माइनस अल्फ़ा, ये होगा बीटा का कॉन्जुगेट, अपान ये बीटा बार का अंदर मल्टीप्लाई, तो बीटा बार यहाँ आया, अल्फ़ा बार है ही, ये बीटा का बार, अलग मॉड यहाँ लगा दिए। ठीक है, कौन सा फार्मूला लग गया है यहाँ पे? Z1 अपान Z2 का जब मॉड रहता है तो Z1 का अलग मॉड और Z2 का अलग मॉड, यही ना कर दिए। अब देखो क्या करोगे, इसमें भी ये पता है कि यदि Z1 इंटू Z2 का मॉड है तो Z1 का मॉड Z2 का मॉड कर देते हैं अलग अलग। तो यहाँ दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक बीटा माइनस अल्फ़ा, एक बीटा बार, तो अलग अलग करते हैं। तो बीटा माइनस अल्फ़ा का मॉड और बीटा बार का मॉड, बीटा बार का मॉड अलग अलग। ठीक है, अपान में क्या लिख देंगे यहाँ पे? ये बीटा बार तो रहेगा ही, अल्फ़ा बार लिखेंगे, और बीटा का कॉन्जुगेट, जेड और जेड का कॉन्जुगेट मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर होता है। तो यहाँ क्या लिख देंगे आगे? मॉड ऑफ बीटा का स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? बीटा माइनस अल्फ़ा का मॉड। अब यहाँ पे आपको बताया गया है जेड के कॉन्जुगेट का मॉड और जेड का मॉड सेम होता है। तो यहाँ जेड बीटा का कॉन्जुगेट का मॉड लगा है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? बीटा का मॉड लिख सकते हैं। लिखेंगे क्या? जेड के कॉन्जुगेट का मॉड बराबर जेड का कॉन्जुगेट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप? ये बीटा, और यहाँ पे भी लिखे थे Z1 का बार और Z2 का बार है, तो Z1 माइनस Z2 का होल बार कर सकते हैं कि नहीं? Z1 माइनस Z2 का होल बार। यहाँ क्या लिख सकते हैं? बीटा माइनस अल्फ़ा का होल बार, ऐसे। ये क्या होगा? इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया है क्या? 1। इसके स्थान पे क्या लिख देंगे? 1। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 1। या कि एक बार लिख दो, फिर अगले स्टेप में लिखेंगे, तो ऊपर नीचे दोनों में, ऐसे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये लिखा क्या है? बीटा बार, बीटा का मॉडुलस क्या है? क्वेश्चन में दिया है 1। तो यहाँ लिख दें बीटा माइनस अल्फ़ा का मॉड, और यहाँ क्या लिख दें? 1। और यहाँ क्या लिख दें? ये आपको पता है ना, है कहीं लिखें Z1 माइनस Z2 के कॉन्जुगेट का मॉड बराबर Z1 माइनस Z2 का मॉड। तो यहाँ पे बार लगा तो बार हट गया कि नहीं?
तो यहाँ बार लगा तो बार हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा बीटा माइनस अल्फ़ा का मॉड, इसकी वैल्यू तो 1 है तो 1 का स्क्वायर। अब यहाँ 1 का स्क्वायर तो इसको क्या लिख सकते हैं बीटा माइनस अल्फ़ा का मॉड, और नीचे भी बीटा माइनस अल्फ़ा का मॉड, ये तो 1 1 तो 1 ही रहेगा, और ये ऊपर से कट गया तो क्या बचा 1, तो ये आंसर आ गया। राइट वैल्यू है निकालना था, हेंस बीटा माइनस अल्फ़ा अपान 1 माइनस अल्फ़ा बार और ये बीटा का होल मॉड बराबर क्या होगा 1। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। 12 नंबर सवाल ये है, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 माइनस आयोटा का मॉड की पावर x बराबर 2 की पावर s। इस समीकरण के, ठीक है, नॉन जीरो सलूशन निकालना है, वो जो पूर्णांक हो और शून्य के बराबर ना हो। इंटीग्रल का मतलब क्या हुआ, पूर्णांकी सलूशन, जो जीरो के बराबर ना हो वे सलूशन निकालना है। तो ऐसे सलूशन कितने होंगे इसके, 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, कि उसका सलूशन क्या है, इंटीग्रल वैल्यू आए, पूर्णांक संख्या आए, और वो शून्य के बराबर, क्योंकि शून्य भी पूर्णांक है, तो शून्य को छोड़कर कितने ऐसे सलूशन प्राप्त होंगे इस इक्वेशन के, वही पूछा है। लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो, जो जीरो के बराबर ना हो। नॉन जीरो का मतलब जो जीरो के बराबर ना हो। इंटीग्रल का मतलब पूर्णांक है, इंटीग्रल का मतलब जो जीरो के बराबर ना हो, ऐसे पूर्णांक कितने इस इक्वेशन के पूर्णांक संख्या में सलूशन इस इक्वेशन के कितने प्राप्त होंगे, जीरो के अलावा, जीरो के अलावा कितने ऐसे पूर्णांक होंगे जो इस इक्वेशन के सलूशन होंगे, उनकी संख्या निकालो। ठीक है, मान लो इस इक्वेशन का सलूशन आते या 1 आ गया हो तो -1 आ गया हो तो -5 आ गया होता 0, तो इसमें 3 सलूशन नॉन जीरो इंटीग्रल सलूशन है। एक तो जीरो वाला है ना, तो नॉन जीरो इंटीग्रल सलूशन निकालना है, उनकी संख्या कितनी होगी। मान लो s की वैल्यू 0 आ गई तो इसका मतलब नॉन जीरो इंटीग्रल सलूशन एक भी नहीं है, नॉन जीरो इंटीग्रल सलूशन एक भी नहीं है। नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सलूशन इज 0। यदि जेड एस की वैल्यू क्या आ गई 0, वो पूछा क्या है, नॉन जीरो सलूशन पूछा है। नॉन जीरो सलूशन कितने होंगे इसके, पता चला कि सॉल्व करने से x बराबर 0 आया, तो x बराबर 0 आया तो वो भी क्या आया 0 के बराबर। अब पूछा क्या है वे, नॉन जीरो। ठीक है, तो नॉन जीरो इंटीग्रल सलूशन एक भी नहीं है, इसका नाम नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सलूशन इज 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका तो जानते हो, कुछ भी नहीं करना है, मॉड लगा तो मॉड का फार्मूला लगा दो, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर, वास्तविक भाग का वर्ग, अधिकल्पित भाग का वर्ग। अधिकल्पित भाग क्या, -1 का स्क्वायर, ये 2 की पावर s, और इसमें पावर s लगाओगे ही। अब ये क्या होगा, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, -1 का स्क्वायर भी 1 होता है। अब पावर क्या लिख दोगे x, ये 2 की पावर x। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हो, √2 की पावर x, ये 2 की पावर s। इसको क्या लिख सकते हो, आप जानते हो कि रूट ऑफ a यदि है तो इसको लिख सकते हैं a की पावर 1/2, रूट b है तो इसको लिख सकते हैं b की पावर 1/2, रूट c है तो लिख सकते हैं c की पावर 1/2। तो रूट 2 है तो क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2। अब पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर s। एक फार्मूला पढ़े हो, a की पावर m है, m की पावर n है, तो a की पावर m इंटू n हो जाता है। तो क्या हो जाएगा,
2 की पावर 1/2 इंटू एक्स, तो 2 की पावर एक्स, ये क्या लिख दोगे 2 की पावर s/2 इज इक्वल टू 2 की पावर s। अब जब दोनों का बेस सेम है तो पावर भी क्या होगी सेम, तो कंपेयर जब करोगे तो क्या आएगा s/2 इज इक्वल टू एक्स, इसके नीचे एक लिखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या होगा 2x इज इक्वल टू एक्स, तो 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो s इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया, आपको ज़रूरत थी नॉन जीरो सोल्यूशन की, पर आ गया एक सोल्यूशन भी आया वो भी 0 वाला। बट वी नीड नॉन जीरो इंटीग्रल solution, hence number of non-zero integral solution is 0, hence number of non-zero इंटीग्रल सॉल्यूशन इज 0। जो नॉन जीरो के बराबर सॉल्यूशन हो, ऐसे कितने सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के, एक भी नहीं है, अर्थात शून्य है। एक सॉल्यूशन निकला भी है वो भी 0, अब पूछा क्या है नॉन जीरो, कहता कि नॉन जीरो कितने सॉल्यूशन प्राप्त होंगे इस इक्वेशन के, तो नॉन जीरो एक भी सॉल्यूशन प्राप्त नहीं हुआ, अर्थात नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन की संख्या कितनी है 0। अशून्य हल, निम्नलिखित समीकरण के अशून्य हलों की संख्या ज्ञात कीजिए। कौन हलों की, अशून्य हलों की, अशून्य पूर्णांकी हलों की संख्या, अशून्य पूर्णांकी हलों की संख्या। लिख ले, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 13, ये है इफ a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d इंटू e प्लस आयोटा f, e प्लस आयोटा f, g प्लस आयोटा h इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, a प्लस आयोटा b, then so that क्या शो करना है, a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू c स्क्वायर और d स्क्वायर इंटू e स्क्वायर f स्क्वायर इंटू g स्क्वायर h स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सिद्ध करना। ठीक है, तो टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का मॉडुलस ले लो तो सब रूट में आ जाएंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड का तो रूट हट जाएगा। ठीक है, तो क्या किया जाए, गिवन ए प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी ई प्लस आयोटा एफ जी प्लस आयोटा एच इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी।
अब टेकिंग मॉडुलस ऑन वो साइड, दोनों पक्षों का मापांक लेने पर, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का मापांक लेने पर, मापांक लेने पर, तो क्या होगा, आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी पी प्लस आयोटा एफ जी प्लस आयोटा एच का मॉड, ये क्या होगा, ए प्लस आयोटा बी का मॉड। यदि मान लो आपके पास क्या हो, Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इंटू Z4, इसका मॉड है, तो अलग अलग कर देते हैं, Z1 का मॉड, फिर Z2 का मॉड, Z3 का मॉड और Z4 का मॉड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस आयोटा बी का मॉड, सी प्लस आयोटा डी का मॉड, ई प्लस आयोटा एफ का मॉड, जी प्लस आयोटा एच का मॉड, ए प्लस आयोटा बी का मॉड। मॉड जब लगाएं तो रूट हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जी स्क्वायर एच स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब रूट हटाने के लिए क्या करें, दोनों पक्षों का वर्ग, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करो, तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हैंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था। हैंस प्रूव्ड। ठीक है ना। अब देखो लास्ट नंबर सवाल, तो 14 नंबर क्या दिया है, इफ है 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर m इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो क्या करोगे इसको, वही रेशनलाइजेशन, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यही ना। तो क्या लिखेंगे, गिवन 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर, तो क्या लिख दोगे, 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, वन प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर, अब क्या लिख दोगे, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर का फार्मूला 1 का स्क्वायर
2 इंटू 1 इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस 1 की पावर m इज इक्वल टू 1। तो क्या होगा 1 प्लस 2 आयोटा माइनस 1 अपान 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस 1 कट गया, 1 माइनस 1 कट गया। अब क्या लिख सकते हैं इसी को, देखो 2 आयोटा अपान 2 इज इक्वल टू 1, 2 कट गया तो आयोटा इज इक्वल टू हो गया 1, आयोटा इज इक्वल टू 1। तो आयोटा को क्या लिख सकते हैं, आयोटा को लिख सकते हैं, अब पावर ही हम लिखने भूल गए ना, आयोटा की पावर m इज इक्वल टू आ गया 1। अब आयोटा के स्थान पे क्या लिखते हैं, -1 की पावर m इज इक्वल टू 1। और ये क्या होगा, रूट -1 को क्या लिख सकते हैं, -1 की पावर 1/2, तो -1 की पावर 1/2 इस पूरी की पावर क्या है m इज इक्वल टू 1। तो -1 की पावर क्या हुआ m अपान 2, 1 के स्थान पे क्या लिख दें, -1 की पावर क्या करें कि 1 आए, छोटा छोटा पावर लगाओ, -1 में क्या पावर लगाएं कि 1 आए, -1 में क्या पावर लगाएं, छोटा छोटा, -1 में पावर 2 लगा दो, आगे लगाओ 4 भी लगा सकते हो, 6 भी लगा, लेकिन सबसे छोटा मान क्या होगा, -1 की पावर 2। हम दोनों साइड का बेस सेम करना चाहते हैं, यहाँ 1 को -1 बनाना चाहते हैं, क्या करें, -1 की पावर 2 कर दो, ठीक है। लीस्ट वैल्यू ऑफ m निकालना है आपको, फाइंड दी लीस्ट वैल्यू ऑफ m, फाइंड दी लीस्ट वैल्यू ऑफ m, छोटी छोटी वैल्यू m। तो यहाँ पे 1 के स्थान पे -1 की पावर 2 रखेंगे, इससे छोटा मान नहीं रखा जा सकता। तब कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, m अपान 2 इज इक्वल टू 2, तो m इज इक्वल टू 4। हैंस लीस्ट वैल्यू ऑफ m इज, हैंस लीस्ट वैल्यू ऑफ m इज 4। लिखे, और कोई क्वेश्चन बचा जो बताया ना गया हो, कोई एग्जाम्पल दो आने दो हालत देखते हैं। अच्छा वही मेरी बुक है, अच्छा तो आप हिंदी मीडियम भी इसी प्रकार का चेहरा है इसका, ये सब बता दिए है ना। देखो एक क्वेश्चन और बताते हैं 4.1 का 10 नंबर। एक्सप्रेस -2 -1/3 आयोटा की पावर 3 इन द फॉर्म ऑफ
ए प्लस आयोटा बी। तो क्या करेंगे इसको? तो इससे क्या करेंगे, पहले -1 कॉमन ले लो, तो 2 प्लस आयोटा अपान 3, इस पूरे की पावर 3 लगाओ, तो -1 की पावर 3 और 2 प्लस आयोटा अपान 3 की पावर भी 3। ठीक है। अब -1 का क्यूब करोगे तो -1 ही रहेगा कि नहीं? इसमें फार्मूला लगा दो, तो 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू आयोटा अपान 3, 3 इंटू 2 इंटू आयोटा अपान 3 का स्क्वायर, आयोटा अपान 3 का क्यूब, माइनस ये क्या होगा 8, 4, ये 3 3 कट गया तो 4 आयोटा, 3 गुणे 2 गुणे आयोटा अपान 3, आयोटा अपान 3 2 बार, आयोटा अपान 3, आयोटा अपान 3, आयोटा अपान 3, ऐसे। तो ये 3 से 3 कट गया, तो क्या होगा 8 प्लस 4 आयोटा, और ये क्या होगा 2 अपान 3 आयोटा, ये आयोटा आयोटा 3 बार, तो आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब अपान क्या होगा 27, ये होगा 8 4 आयोटा, 2 अपान 3 आयोटा, ये क्या होगा -1 अपान, आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा होती है ना, माइनस आयोटा अपान 27। 8 -1 अपान 27 ये आयोटा। अब क्या कर दोगे, तो ये तीनों रियल पार्ट में है ना, इमेजिनरी पार्ट में 8 रखोगे, 4 प्लस 2/3 माइनस 1/27 कामा आयोटा, इसके नीचे 1 एलसीएम 3, 4 3 12, क्या होगा एलसीएम 12 थोड़ी होगा, एलसीएम क्या होगा 27, 27 चौको 108, 3 3 9 2 18 -1, एक 108 और 18 क्या होगा 126, 125 बटे, तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो -8 और माइनस 125/27 आयोटा, ए प्लस आयोटा बी फार्म। लिख ले, इस प्रकार ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई।